सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट फील्ड है वो कौन सा है? इट इज प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हो मार्केट के अंदर, वो विद द टाइम ग्रो ही करेंगे। सो रियल एस्टेट इज द बेस्ट ऑप्शन इन द एंटायर वर्ल्ड। समवन कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है जहाँ पे वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके, तो वी ऑल्सो प्रोवाइडेड कि हमारे घर तक कोई इजीली कोई स्ट्रेंजर ना पहुंच सके। जो इंडिपेंडेंट सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे आपका एक अपार्टमेंट होता है, उसके अंदर विदाउट योर परमिशन आपके फ्लोर तक या आपके फ्लैट तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। हरलवलीन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू ब्रदर। आज की कन्वर्सेशन में हमारी कोशिश रहेगी उन सवालों के जवाब लेने की आपसे जो जनता को बहुत रहते हैं जब वो घर खरीदने जाते हैं, फ्लैट खरीदने जाते हैं जी। क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, किस एरिया में घर लेना है, इन सब बातों के ऊपर ही आपसे डिस्कशन रहेगी। और सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा, आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि आपका अभी प्रॉपर्टी का जर्नी कैसा है, क्या आप अभी मार्केट के अंदर देख रहे हो चीज़ें, थोड़ा सा ब्रीफ में, फिर हम डीप में बात करते हैं। सो ब्रदर, इसमें बेसिकली क्या है कि रियल एस्टेट लाइन के अंदर मुझे इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years नाउ, 10 साल प्लस हो चुके हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चन होता है कि आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट फील्ड है वो कौन सा है? देखो, ऑल टाइम जो फेवरेट रहा है लोगों का वो गोल्ड है, ज्वेलरी है, पर उससे भी जो ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छे में गिनी जाती है, डेट इज प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। बिल्कुल। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जो कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो आपका ग्रो होगा ही होगा। वो प्रॉपर्टी, जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हो मार्केट के अंदर, वो प्रॉपर्टी कभी भी ना तो वो स्टेबल रहने वाली है, ना उसके प्राइसेस डाउन होंगे, वो विद द टाइम ग्रो ही करेंगे। सो रियल एस्टेट इज द ओनली एसेट जो आपको जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डबल, ट्रिपल और 4 टाइम भी करेगी। एंड मोर ओवर आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जाती है जहाँ पे आप एक आपका खुद का घर हो जाता है, या आपका एज ए कमर्शियल आप अपना कोई काम करना चाहते हैं कमर्शियली, तो डेट इज योर एड्रेस ऑल्सो। सो रियल एस्टेट इज द बेस्ट ऑप्शन इन द एंटायर वर्ल्ड। बिल्कुल, आपने भी अगर ये चूज किया, कुछ सोच समझ के आप इस चीज में हो। और अब देखें, अगर हम तो रियल एस्टेट का ज्ञान तो हमें हर टाइम से मिल रहा है। जितने लोग आज अमीर हैं वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं, यार हमारे दादाजी ने भले टाइम में प्रॉपर्टी ली थी, जिसे लोग कहते थे कि ये तो जंगल एरिया है। वो फिर प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो गया, अब हम दादाजी को अप्रिशिएट करते हैं। प्रॉपर्टी का तो वैसा ही सीन रहने वाला है। तो अभी आप प्रॉपर्टी 13 के साथ हो, राइट? तो किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स में डील कर रहे हो, कैसी कैसी इन्वेंटरीज पे काम कर रहे हो, वो बता दो। सो ब्रदर, पहले तो आपने जो बात बोली कि हमारे दादा परदादा जिन्होंने प्रॉपर्टी किसी टाइम पे बना ली, और आज के टाइम में उनके जो बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। आज का सिनेरियो भी सेम है, क्योंकि आज के टाइम में जितनी डेवलपमेंट हो रही है वो पहले उतनी नहीं हुई। आज से 15-20 साल के बाद जो प्रॉपर्टी आज आप 1 CR 2 CR के अंदर परचेज कर रहे हैं, तो इट विल गोज अप टू 5 to 6 7 8 CRs। तो ये प्रॉपर्टी एक ऐसा एसेट है जो विद द टाइम ग्रो करेगा ही करेगा। वो टाइम कोई भी हो, चाहे आपके ग्रैंडफादर का रहा हो, आपके फादर का रहा हो, या जो आज का टाइम हो। सेकंड, वी एज ए प्रॉपर्टी 13 वी आर डीलिंग इन एवरी सेगमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सो वी आर डीलिंग इन प्लॉट्स, इंडिपेंडेंट जो घर होते हैं उसके अंदर। एंड देन आज के टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों की क्वेरीज फ्लैट्स के लिए आती है। फ्लैट्स के लिए इसलिए आती है कि आज का जो दौर है, जो आज का टाइम है, वहाँ पे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को लेके लोगों के बहुत सारे इश्यूज हैं। बिल्कुल है। पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है। सो सोसाइटी के अंदर इंडिपेंडेंट जो कोठीज होती हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा उतनी स्पेस लोगों के पास नहीं होती। जो तो बहुत लोग अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वो तो 1 कनाल प्लस 2 कनाल के घरों में रहते हैं। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली देखेंगे, जो मिडिल क्लास है या बिलो मिडिल क्लास है, उनके पास 100, 125, 150 गज तक के घर होते हैं। ना उनके पास कोई एमिनिटीज होती है, ना सिक्योरिटीज होती है, ना कोई क्लब हाउस होता है। सो सोसाइटीज़ के अंदर आपको ये सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल सर्विसेज के अलावा, रेजिडेंशियल जो होम प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा वी आर डीलिंग इन कमर्शियल पार्ट ऑल्सो। ओके। सो इफ समवन कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है जहाँ पे वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके, तो वी ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो कमर्शियल के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेट्स से शोरूम्स आर देयर, फैक्ट्रीज आर देयर, तो उसमें भी यू आर वर्किंग इन ऑल कैटेगरीज। सो मैंने अभी आपको क्लियर किया कि वी आर डूइंग एवरी सेगमेंट ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री, चाहे इधर इट्स लीज, चाहे वो होटल इंडस्ट्री के अंदर हो, या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। तो आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो प्रॉपर्टी 13 के पास आके 101% रिजॉल्व आउट।
अच्छा, आपने ना फ्लैट की बात की। जी। अब मेरा नजरिया ये कहता है फ्लैट बाय करने वाली जो जनता है वो मोस्टली या तो दूसरे शहरों से आ रखी है या फिर वो पर्सन है जिसको पता है कि रेंटल इनकम का बहुत फायदा होने वाला है मुझे फ्यूचर में। बिल्कुल। तो आपका क्या व्यू है इस चीज को लेके? बेसिकली जो हम ट्राई सिटी में वर्किंग कर रहे हैं, ट्राई सिटी के अंदर चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, ये सारे सिटीज़ आ जाते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा दिल्ली, जो उसके बाद जितनी डेवलपमेंट हुई, नोएडा, देन दिल्ली गुड़गांव, एनसीआर। एनसीआर, है ना? तो उसी की तर्ज पर ये एक ट्राई सिटी डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ का बहुत सारी स्टेट्स का, यहाँ पे ट्राई सिटी के अंदर बहुत सारे स्टेट्स का लोड है, जैसे हरियाणा है, हिमाचल है, एंड पंजाब पंजाब है, इज यूटी, राइट। चंडीगढ़ है। सो देर आर मल्टीपल स्टेट्स जहाँ पे लोगों का एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो यहाँ पे आपको सारी हर तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो तो जिनका तो एक बजट कंस्ट्रेंट है, जिनका एक बजट है कि मुझे 1 CR या 1.50 CR तक की प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके अंदर उनको एक फ्लैट सिस्टम या इंडिपेंडेंट सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ पे अपार्टमेंट्स जिसको बोला जाता है, हाँ जी, जो हाँ फ्लोर जी। वाइज मिलते हैं, तो वहाँ पे उनको जाना पड़ता है या जा सकते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट घरों पे जाना चाहते हैं, उनके जो प्राइसेस हैं, डेट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू फ्लैट्स, राइट। अपार्टमेंट्स। तो जो अपार्टमेंट्स है वो लोग इसलिए भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उसके अंदर उनको एक तो पोजेशन ऑन टाइम मिल जाता है। इंडिपेंडेंट जो हमारे घर होते हैं उसमें आपको पहले जाके मार्बल की चॉइस करो, देन फिर आप जो भी आपका इंडिपेंडेंट घर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है उस पर आप निगरानी रखो। बिल्कुल। वो विद द टाइम बहुत सारी चीज़ें वहाँ से डिमांड आती है, जो कि आपके पास टाइम नहीं होता। वो सारी हेडेक एक अपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो बिल्डर की साइड की हो जाती है। तो अगर तो बजट कंस्ट्रेंट है, देन यू शुड गो फॉर अपार्टमेंट्स, फ्लैट सिस्टम। तो वहाँ पे आपको एक रेंटल इनकम अच्छी आती है। रेंटल इनकम ज़्यादा अच्छी क्यों आती है? क्योंकि जितने भी लोग एज ए टेनेंट आपके अपार्टमेंट में रहने जाएंगे, तो वो ये भी चेक करेंगे कि वहाँ पे एमिनिटीज़ कैसी हैं, सर्विसेज कैसी हैं, उसकी लोकेलिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी डिपेंड करती हैं। अब आपने ना इसके बीच में ना मेरा एक क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी कवर कर दिया, मैं पूछने में बोला था, और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके पॉइंट पे अगर मैं देखूं कि इंसान को फ्लैट में रहना चाहिए या अपना घर बनाना चाहिए। देखो, हर प्रॉपर्टी के अंदर हर क्लाइंट का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि मैंने आपको पहले अभी जस्ट क्लियर किया कि जो तो बजट कंस्ट्रेंट है, तो वो तो अपार्टमेंट में जाता है, या जिनको रेंटल इनकम चाहिए, या जिनके पास टाइम नहीं है खुद का घर बनाने के लिए, जो जॉब क्लास फैमिली है, जो बिजनेस क्लास में भी है। आज के टाइम में टाइम की बहुत ज़्यादा समस्या है। एंड मोर ओवर, जितनी एमिनिटीज़, जितनी सिक्योरिटी, और जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे मैं देखो, आपने सुना होगा कि आजकल माइवान टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है अपार्टमेंट्स के अंदर, जो कि इंडिपेंडेंट घरों के अंदर नहीं यूज़ होती, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, पोजीशन ऑन टाइम मिल जाता है। एंड मोर ओवर, जो सिलन वगैरह आजकल घरों में आ जाती है, वो चीज़ें नहीं होती हर घर में। तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे जाके अलग अलग चेंज हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट जो घर हैं, बेसिकली जिनके पास टाइम है, या जिनको प्रीवियसली थोड़ा प्राइवेट लाइफ जीने में थोड़ा ज़्यादा वो रहता है, तो उस अकॉर्डिंग लोगों का, या बाकी जो से मैं आपको क्लियर कि जो बजट जिनका अच्छा है, देन दे कैन गो फॉर द इंडिपेंडेंट होम ऑल्सो। आप अपने लिए फ्लैट देख रहे हो, व्हाट ऑल एमेनिटीज यू वांट इन योर सोसाइटी कि आप तब फाइनलाइज करोगे फ्लैट? सबसे पहले वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं कि जब भी वो अपना अपार्टमेंट देखने जा रहे हैं या उसको खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें उनको क्या क्या चेक करना चाहिए। देखो, देर आर मल्टीपल पैरामीटर जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जो पहला पैरामीटर रहेगा, डेट इज़ लोकेशन। उसकी अप्रोच कितनी अच्छी है, क्योंकि देखो, आप अपने घर से जब बाहर निकल के जाते हो, इधर इट्स आप चाहे घूमने जा रहे हो या अपने जॉब पे या बिजनेस पे जा रहे हो, तो उसकी अप्रोच इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप टाइम से अपने जॉब पे या बिजनेस तक पहुंच सको और वापस भी आ सको। हाँ। सेकेंड, एमिनिटीज के अंदर क्या है, बेसिकली आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बाहर जाके चीज़ों को, जैसे मैंने आपको पहले क्लियर किया कि क्लब हाउस की फैसिलिटी रहती है। अब क्लब हाउस के अंदर आपका स्विमिंग पूल आ जाता है, देन जिमिंग सेक्शन आ जाता है। तो आपको देर इज़ नो नीड टू गो आउट फॉर जिमिंग, या फिर आपको स्विमिंग क्लासेस लेनी है, या आपके जो बच्चे हैं वो स्विमिंग सीखना चाहते हैं, तो इंडोर इन हाउस फैसिलिटीज़ ऐसी मिल जाती हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड पॉइंट, सेफ्टी। आज के टाइम में जैसे जैसे चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है, या टाइम जैसे आगे बढ़ रहा है, तो क्राइम रेट भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू, अगर मैं बात करूं पिछले 20-25 सालों के अंदर। तो हर जो हमारे क्लाइंट होते हैं, उनकी बहुत बड़ी क्वेरी होती है, बहुत मेजर क्वेरी होती है
कि हमारे घर तक कोई इजीली कोई स्ट्रेंजर ना पहुंच सके। बिल्कुल। तो जो इंडिपेंडेंट सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे आपका एक अपार्टमेंट होता है, उसके अंदर विदाउट योर परमिशन आपके फ्लोर तक या आपके फ्लैट तक कोई भी नहीं पहुंच सकता विदाउट एनी प्रायर परमिशन। तो ये सब आप अपने एंड पे जरूर देखें जब भी कर रहे हो। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। रेरा तो सबको पता है, ये डॉक्यूमेंट सबने सुना हुआ है। व्हाट एल्स, इसके अलावा क्या? सी जिस भी बिल्डर के अंदर एक क्लाइंट प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहा है, रेरा इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। रेरा के बारे में बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस तो है, बट उनको ये नहीं पता कि रेरा के क्लोज क्या है, उसकी पेनल्टीज क्या है। एक मतलब अगर बिल्डर ऑन टाइम पोजीशन नहीं देता तो उसकी क्या पेनल्टीज हो सकती हैं बिल्डर के ऊपर, या फिर रेरा क्यों इसको ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया गया। बिकॉज बहुत सारे बिल्डर्स किसी टाइम पे, आज से अगर मैं 2004-5 से पहले की बात करूं, तो एक लेआउट पास होता था कि एक 6 एकड़ के अंदर 6 एकड़ की सोसाइटी के अंदर 4 टावर आएंगे या 5 आएंगे। वो बाद में क्या करता था, उसको बढ़ा के 7-8 टावर्स कर देता था। जहाँ पे पार्क होता था वहाँ पे भी एक टावर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता था। उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए रेरा एक डेवलप हुई ऑर्गेनाइजेशन। सो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप क्लाइंट आपका प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहा है तो वो रेरा रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम रेरा, आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि किस बिल्डर के अंदर आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो, उसका पहले का प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, कौन कौन से उन्होंने प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं, या उनकी मेंटेनेंस कैसी है, या वहाँ के जो रेजिडेंशियल जिनको उन्होंने फ्लैट बेचा है दे आर हैप्पी और नॉट, उनकी लोकेशन कैसी है, उनकी सर्विसेज कैसी हैं। तो वहाँ पे आपको एक बिल्डर का प्रोफाइल पता चल जाता है। एंड थर्ड वन इज, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एमिनिटीज को लेके देखो, कोई भी जो बिल्डर है, अगर आप 10 एकड़ की सोसाइटी के अंदर वो एक अपार्टमेंट बनाने जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू गमाडा नॉर्म्स या कोई प्रोजेक्ट गमाडा अप्रूव्ड नहीं है, या ज़ीरकपुर की अगर मैं बात करूँ एमसी अप्रूव्ड है, तो आप 60 या 70% जो स्पेस है आउट ऑफ 10 एकड़्स या आउट ऑफ 5 एकड़्स, मैं परसेंटेज की अगर बात करता हूँ, तो 60 to 70% आपको ओपन स्पेस छोड़नी पड़ती है। आपको वहाँ के जो इंटरनल रोड्स के लिए, पार्क के लिए, क्लब हाउस फैसिलिटीज़ के साथ, तो आप 30 या 40% के अंदर ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इससे अगर ऐसी एमिनिटीज एक बिल्डर दे रहा है तो आप एक अच्छी जगह जा रहे हो। बिकॉज बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं कि जिसमें 5 एकड़ की सोसाइटी है, जिसमें 4 एकड़ के अंदर उन्होंने या 5-4.5 एकड़ के अंदर पूरा अपार्टमेंट ही बना दिया। डेंसिटी इतनी हो गई कि आपको स्पेस ही नहीं है, ब्रीथिंग स्पेस इज नॉट देयर एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज नॉट गुड। सो इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो डिस्काउंट पार्ट खरीदने जाते हैं या ऑफर्स खरीदने जाते हैं। सो मैं अपने क्लाइंट्स को, सभी को यही कहता हूँ, आपके माध्यम से मैं बाकी सारे क्लाइंट्स को भी यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन क्लाइंट का ये होता है कि प्राइस क्या है, एंड सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि इसमें नेगोशिएशन कितनी हो जाएगी। जब तक आपने प्रोजेक्ट विजिट नहीं किया है, आपने उसकी एमिनिटीज नहीं देखी है, आपने अभी तक उसको अच्छे से फिजिकली जाके चेक नहीं किया कि प्रॉपर्टी में क्या क्या है, आप उससे पहले ही अगर नेगोशिएशंस की बात करें तो इट मीन्स आप सिर्फ एक प्राइस खरीदने जा रहे हो एक प्रॉपर्टी की जगह। तो वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके ना 2 पहलू हैं। अगर हम इस चीज़ को, प्राइस वाले पार्ट को अगर हम देखें, तो एक तो मैं कुछ प्री सेट बजट लेके चल रहा हूँ माइंड में जी, कि मैंने 50 लाख 1 करोड़ कुछ बजट सेट किया हुआ है और मुझे उसके अंदर ही प्रॉपर्टी खरीदनी है जी। दूसरा पार्ट ये होता है कि कई बारी बीइंग एन इंडियन या बीइंग ए ह्यूमन, अपनी आदत है कि अपने को इतने में ही सब कुछ चाहिए जी। मेरे को अमेनिटीज भी सारी चाहिए लेकिन चाहिए इतने रुपए में ही। तो मैं पहले पूछूंगा कितने का, फिर पूछूंगा क्या क्या है। ये ना हम लोग को सेल्स में भी सिखाया जाता है कि कोई अगर आपसे प्राइस पूछ ले तो उनसे सिंपली एक ही क्वेश्चन करना होता है कि सर ठीक है प्राइस में आपका मैच कर देता हूँ, आपको फर्क पड़ेगा कि क्या मिल रहा है उसमें। तो बहुत सही चीज है। लेकिन हाँ, जब आप बात आती है कि मेरा प्रीसेट बजट क्या है, आई एम अ बायर, तो वो क्वेश्चन सबसे पहले जरूर आता है कि भाई कितने का है। जी। तो हम लोग फ्लैट के अंदर एंटर करने से पहले पूछ रहे थे भाजी कितने दा पैना है। बिकॉज वी आर उस बेसिकली आपका ये क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है और हर क्लाइंट के लिए। देखो, बीइंग एज ए चैनल पार्टनर, हमारा पर्सनल, हमारी पॉकेट कहाँ तक अलाउ करती है वी नो, बट जो आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने आ रहा है हमें नहीं पता वो उसकी पॉकेट कहाँ तक अलाउ करती है। बट जहाँ तक अभी तक जो 10-12 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्लाइंट का अगर बजट मान लो 70 लाख है, अगर वो अपने मुंह से खुद बोल रहा है कि मेरा बजट 70 लाख है, तो वो पहले से ही 20-25-30 लाख रुपया कम बजट बता रहा है। उसका रीज़न ये है कि
आज के टाइम के अंदर क्लाइंट्स को ये लगता है कि अगर मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अपना बजट बताऊंगा कि मेरा 1 CR का बजट है, तो जो 90 lakhs की प्रॉपर्टी है या उसको या 80 lakhs की प्रॉपर्टी, उसका पहले ही 5-10 लाख रुपया बढ़ा के रेट बता दिया जाएगा। तो वो कुछ चीज़ें क्लाइंट हाइड कर लेते हैं, पर उसका नुकसान भी क्लाइंट को ही होता है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? बेसिकली मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है मेरा 70 लाख का बजट है और उसका बजट होता है 1 CR तक। तो हमारा बेसिकली क्या होता है कि हम सोचते हैं कि 70 लाख का बजट है तो 5 या मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक बढ़ा लिया जाएगा। अगर लोन उसने मान लो 70 लाख में से 30 लाख लेना है, तो हम उसे इंसिस्ट करते हैं कि आप 40 ले लेना, बिकॉज 80 lakhs की प्रॉपर्टी है। अब उससे कम बजट बताने के चक्कर में जो प्रॉपर्टी हम उसको 1 CR 10 1 करोड़ 10 लाख वाली या 1 करोड़ 20 लाख वाली भी पिच कर सकते थे, जो कि 80 lakhs के कंपेयर में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती थी, या उसकी एप्रिसिएशन उस हिसाब से हो सकती थी। तो उन्होंने वहां पे अपने आप को अच्छे से चीजें क्लियर आउट नहीं वो करी। रेस्ट्रिक्ट कर दिया खुद को। हाँ, आप दिखाओगे, restrict कर दिया। हाँ, शोकेस ही नहीं करोगे। शोकेस ही नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि वो चीजों को पोस्टपोन करने लग जाते हैं। अब क्लाइंट ये कहते हैं कि हमारा बजट नहीं बन रहा है, या हमें प्रॉपर्टी जो समझ में आ रही है उसका बजट बहुत ज्यादा है, तो वो सोचते हैं कि हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं, विद द टाइम वी विल हम इसको बाद में परचेज कर लेंगे। बट प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के अंदर कोई भी जो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, जो एक एक्स रेट से स्टार्ट होती है, उसको 3 से 4 साल लगते हैं पोजीशन टाइम तक जाने में। जो एक्स रेट से हुई थी वो +Y+Z देन Z++ देन Z++, उसके 5 से 6 रेट आ चुके होते हैं टिल द टाइम ऑफ पोजेशन। तो आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग, मान लो अगर आपका 5-10 लाख रुपए का बजट कम भी पड़ता है, उसमें अगर आप लोन एक्स्ट्रा भी लेते हैं, तो आपकी जो EMIs में ज्यादा डिफरेंस नहीं, 1000-1500 या 2000 की EMIs का डिफरेंस पड़ता है, बट आप एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी के ऑनर बन जाते हो। सो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप जो बजट वाले बात कर रहे हैं अभी, मैंने किसी का इंटरव्यू देखा था, तो उनको शाहरुख खान ने एडवाइस किया था कि घर हमेशा औकात से बाहर लेना, क्योंकि घर लाइफ में एक बार लिया जाता है। एक बार लिया जाता है, तो 10 लाख 20 लाख कुछ बढ़ा के लेना पड़े, जेब एक बार को टाइट करके लेना पड़े, तो ले लेना चाहिए। वो बिल्कुल सही बात है आपका, कि क्योंकि आपको पसंद अच्छी चीज ही आने वाली जी। हल्की चीज में आप इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होने भी नहीं वाले, और लाइफ टाइम में एक बार घर लिया जाता है। हम लोग बहुत, बट वैसे मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास की बात करें तो बहुत शिद्दत के साथ घर खरीदा जाता है। बिल्कुल। क्या ना, इंडिया में 2 ही चीजों पर पैसा लगता है, शादी पे और घर पे। शादी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। तो उस चीज का तो है ही है। आप मेरे को प्लीज एक चीज और बताओ। मैं चला गया जी घर खरीदने, फ्लैट्स वाली आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे दी, मुझे बिल्डर्स वाली बातें बता दी। जितनी डेवलपमेंट इस टाइम पे हमारे एरिया में हो रही है, ट्राई सिटी में, जीरकपुर, मोहाली, चंडीगढ़ की हम बात करें, बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं। बिल्कुल। स्पेशली जब बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है, दिल्ली से, गुड़गांव से, कहीं से भी कोई लोग आते हैं, उनको नहीं पता कौन जेन्युइन पर्सन बैठा हुआ है और कौन फ्रॉड है। घर खरीदना उस आदमी को, यहाँ पे सेकंड होम खरीदना है, शायद शिफ्ट होना है, XYZ रीजंस, किस पे ट्रस्ट करें, कैसे ट्रस्ट करें, व्हाट आर द थिंग्स। प्रॉपर्टी तेरा चलो हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, मैं वाउच कर देता हूँ प्रॉपर्टी तेरा के लिए, दे आर जेन्युइन पीपल। हाउ अ पर्सन कैन चेक, हाउ एंड कंज्यूमर कैन चेक? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा निपुण जी आपने। बेसिकली क्या है कि वी एज ए चैनल पार्टनर, या जितने भी चैनल पार्टनर ट्राई सिटी के अंदर वर्किंग करते हैं, हम लोगों का काम बेसिकली क्या होता है कि अपने क्लाइंट्स को एक अच्छी सर्विसेज देना, एक ऐसी प्रॉपर्टी गाइड करना जो कि आगे जाके अप्रिशिएट करे, या एक एक अच्छे मार्जिन के साथ उसको वो प्रॉपर्टी हम परचेज करवा के दें। बट ऑन दी अदर हैंड, क्लाइंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम एज चैनल पार्टनर के साथ या किसी डीलर के साथ प्रॉपर्टी देखने जाएंगे, तो उसमें उनका मार्जिन भी रहेगा, जो हमें प्रॉपर्टी एक्स रेट पे मिलनी है वो +Y होके हमें मिलेगी। ये बहुत बड़ी मिथ है और मिसकंसेप्शन है। तो आपके माध्यम से मैं अगेन सारे व्यूअर्स को क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी चैनल पार्टनर्स मार्केट में वर्किंग करते हैं, या वी एज प्रॉपर्टी 1313, एक बिल्डर का एक माइंडसेट होता है, एक बजट होता है। किसी भी जब वो अपार्टमेंट या सोसाइटी को लॉन्च करता है, उसके बाद देर आर मल्टीपल लेग्स इन द सेंस, वहाँ पे एक CRM डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, देन सेल्स डिपार्टमेंट होता है। तो हर डिपार्टमेंट की एक सैलरी होती है, दे आर सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयज। सो वी आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ बिल्डर फैमिली। वी आर वर्किंग एज ए नॉट एज ए सैलरीड एम्प्लॉयड, बट एज हमारे कुछ, बिकॉज हम उनको अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, या बिल्डर के जो भी पार्टनर्स हैं उनको हेल्प आउट करते हैं टू सेल को कंप्लीट करवाने के लिए, या अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज या सेल प्रॉपर्टी दिलवाने के लिए। तो देर आर डिफरेंट बजट। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी चैनल पार्टनर को बाईपास करके जाएंगे तो हमें ज़्यादा चीज़ें अच्छे रेट पे मिलेंगी।
बट ऑन दी अदर हैंड अब एक जो चैनल पार्टनर है, जो जैसे मुझे 10-12 साल हो गए मार्केट के अंदर, हमारा जो काम है, हमारा काम ही रियल एस्टेट के अंदर सारी प्रॉपर्टीज को चेकआउट करना कि कौन सा बिल्डर क्या बना रहा है, किस प्राइस पे बना रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लेके आ रहा है, क्या क्या उसने परमिशंस ली हैं, किन किन बैंक्स के साथ एपीएफ्स क्लियर है। सो जिन भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हमारा क्लाइंट वर्किंग काम कर रहा है, जैसे लेट्स से कोई क्लाइंट है, वो ही इज ए बैंकर, तो हमें बैंक की नॉलेज नहीं है, बीइंग एज ए लेमैन हमें बैंक्स के बारे में नहीं पता, तो ऐसे ही सेम बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको प्रॉपर्टी के बारे में पता ही नहीं है, तो वो बाईपास करने में जब जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम सीधा डायरेक्ट बिल्डर के पास जाएंगे तो वो हमें ज़्यादा अच्छी डील मिलेगी। बट अगर आप चैनल पार्टनर के थ्रू जाते हैं, तो अभी आपने जैसे बोला कि कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो सकता है, अगर आप चैनल पार्टनर के थ्रू जाते हैं तो चैनल पार्टनर हमेशा ये चाहेगा कि हम अपने क्लाइंट को एक अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाएं, एक अच्छी एप्रिसिएशन दें, सो डैट आगे जाके वो प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करे, वो क्लाइंट का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो उस पर्टिकुलर रियल एस्टेट मार्केट के अंदर बना रहे। सो ये सारे फैक्टर्स है। बाकी इसके अलावा बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, बहुत सारा ऐसा बैकग्राउंड चेक होता है बिल्डर्स का। सो जो एज ए चैनल पार्टनर पिछले लास्ट 10-12 साल से काम कर रहे हैं, उनको पता होता है हर बिल्डर के बारे में। सो दिस इज माय क्वेश्चन वाज बेसिकली कि रियल एस्टेट एजेंट के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए। बिल्डर्स का तो बट वैसे देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, वो आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। मेरा मुद्दा है रियल एस्टेट एजेंट का, बिकॉज एक ही फ्लैट 4 जगह बिका होता है, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं बाकी चैनल पार्टनर्स के बारे में तो नहीं बात करूंगा, मैं अपने बारे में बात करना चाहूँगा। अभी तक हमने मोर देन 400 प्लस फैमिलीज को अपार्टमेंट्स एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज दिलवाई हैं। पहले जिस भी आप चैनल पार्टनर के पास जा रहे हैं, उनका ऑफिस ज़रूर विजिट करें, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, अब तक किन किन क्लाइंट्स को उन्होंने प्रॉपर्टीज़ दी है, या वो किन किन बिल्डर्स के साथ टाइप्स हैं, या उनके खुद के कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जैसे वो पर्टिकुलर चैनल रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है। और आप उनके जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, जो फेसबुक प्रोफाइल है, आजकल तो सोशल जो डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, उसके थ्रू आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो बीइंग एज ए प्रॉपर्टी 1313, अगर आप हमारा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे प्रोफाइल चेक करते हैं, यू कैन चेक दी रिव्यूज़ ऑल्सो। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्रॉपर्टी 1313 की, उसमें आप रिव्यूज़ जाके चेक करो, देयर आर मल्टीपल रिव्यूज़, उसमें आपको एक भी रिव्यूज़ ऐसा नहीं मिलेगा जो नेगेटिव हो। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि हम एक सही जगह पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमें एक अच्छी प्रॉपर्टी और एक अच्छे प्राइस पे मिलेगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा कि आज की डेट में अगर मुझे चेक करना है तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैं इजीली अगर गूगल पे सर्च कर लूँ किसी का नाम जिनके साथ मैं डील करने वाला हूँ या जो मुझे हेल्प करने वाले हैं घर खरीदने के लिए, तो उनकी बहुत सारी डिटेल्स ऑनलाइन ही अवेलेबल है। उनका क्या पोर्टफोलियो है, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट इन टुडेज लाइफ बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, तो आप चेक कर सकते हो। हाँ, वो पता भी चल जाए कितने पुराने बैठे, क्योंकि हम लोग देखते ही है ना कि कितने टाइम से काम कर रहे हैं इंसान, कि भागा तो नहीं है अभी कहीं से। हरलवलीन जी, एक ना मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। क्या होता है, मैं ना पेरेंट्स को जब जमीन दिखाने ले जाता हूँ, तो वो प्री लॉन्च वाला जो स्टेज होता है कि खाली मैदान है, अब घर वालों को चाहिए कि भाई शर्ट रेडीमेड चाहिए और घर बना बनाया चाहिए, वो है ही नहीं, वो ट्रस्ट ही नहीं आ पाता यार, खाली मैदान पड़ा है यहाँ पैसा कैसे लगा दें। आपके पास भी आते होंगे कुछ ऐसे क्लाइंट्स जो इसी चीज से आपको परेशान करते हो कि नहीं भाई यहाँ नहीं लगाना है, तो क्या समझाते हो, कैसे समझाते हो? अगेन निपुण जी, दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि आज के टाइम के अंदर अगर आप चेक करने जाओ मार्केट के अंदर इन्वेंट्रीज, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज रहती है कि हमें पर्टिकुलर फ्लोर चाहिए या ईस्ट फेसिंग चाहिए या नॉर्थ फेसिंग चाहिए, वो इन्वेंट्रीज नहीं मिल पाती, या जो उनका बजट है वो बिल्डर के बजट के साथ मैच नहीं हो पाता। तो देयर इज़ ए ऑप्शन, एक ऑप्शन ऐसी है जो भी आपने मेंशन किया, प्री लॉन्च या सॉफ्ट लॉन्च। उसके अंदर हमें फ़ायदा क्या मिलता है एक पर्टिकुलर क्लाइंट को, कि आप उसके अर्ली स्टेज पे जब जाते हो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, जिसको हम प्री लॉन्च बोलते हैं, एक तो आपको वैसी इन्वेंट्री मिल जाती है जो भी आपको, जैसे फर्स्ट फ्लोर चाहिए या सेकंड फ्लोर चाहिए, या जिनको हाइट फोबिया होता है उनको ज़्यादा हाइट पे नहीं जाना। एंड सेकेंड, जो आपका बजट होता है वो बिल्कुल मैच हो जाता है, बल्कि आपके बजट के अंदर की प्रॉपर्टी बन जाती है। एंड सबसे मेजर चीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ टाइम पहले, कि कोई भी प्रॉपर्टी का जो प्राइस होता है वो पोजीशन तक जाते जाते 4 और 5-6 टाइम्स हो जाता है। यहाँ पे अगर आप प्री लॉन्च के अंदर प्रॉपर्टी परचेज करते हो, एक तो आप फर्स्ट रेट पे परचेज कर रहे हो, सेकंड आप उस फर्स्ट रेट के बाद प्रॉपर्टी परचेज जो कर रहे हो उसके बाद आपको टाइम भी मिलता है, लेट्स से आपको 1.5 साल 2 साल 2.5 साल का पोजीशन का टाइम मिल जाता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बिल्डर्स।
इसके साथ साथ पैरेलली अगर मैं बात करूँ रेडी टू मूव इन की, उसका 5 से 6 रेट आ चुके होता है और विद इन 1-1.5 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्री भी करवानी पड़ती है। एंड मेजरली बेसिकली क्या होता है प्री लॉन्च में लोगों का इसलिए ट्रस्ट फैक्टर नहीं बन पाता कि देर आर मल्टीपल बिल्डर्स जो इस ऑप्शंस के साथ आते हैं, जो कि कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जो रेरा अप्रूव नहीं होते, उस पर्टिकुलर लैंड की उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई होती जिस भी लैंड के ऊपर वो प्रोजेक्ट को डेवलप करने जा रहे हैं। तो एक प्री लॉन्च जो प्रॉपर्टी जिस रेट पे होती है उसके साथ साथ अगर बहुत सारे क्लाइंट को होता है कि हमारा ये बजट तो मैच कर रहा है बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली मैदान है, हम उन क्लाइंट्स को इतनी बार समझाते हैं कि जो जैसे ही कंस्ट्रक्शन चलेगी पैरेलली उसका रेट भी रिवाइज हो जाएगा। तो क्लाइंट कहते हैं कि चलो, हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं कि चलो विल सी आफ्टर 6 मंथ, जो 6 महीने के बाद विजिट करने आते हैं तो प्रॉपर्टी की कुछ फाउंडेशन हो चुकी होती है कंस्ट्रक्शन की या आपके फ्लोर्स की। देन वो कहता है कि अभी भी उतनी कंस्ट्रक्शन हुई तो हम वी कांट, हमारा वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पा रहा, तो वो अगले 6 महीने बाद आते हैं तो प्लस वाई एक्स जो एक्स रेट होता है वो प्लस वाई तो हो चुका होता है 6 महीने में, वो प्लस जेड हो चुका होता है। फिर वैसे वैसे जब तक वो पोजीशन तक पहुंचते हैं वो प्रॉपर्टी का जो उनका बजट होता है वो उनके हाथ से पॉकेट साइज से निकल जाता है। अब यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन किया कि उसमें ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होगा कि किस बिल्डर के अंदर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, तो उसके लिए हम है ना प्रॉपर्टी 1313 उसी के लिए तो वी आर वर्किंग एज ए चैनल पार्टनर। तो हमारा जो मेन मोटिव जो रहता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, सेफ हो, इधर इट्स ए प्री लॉन्च और रेडी टू मूव इन। मैं आपको ना अपने एग्जांपल देता हूँ। एक वेल रिनोन्ड बिल्डर हैं इसी एरिया के, तो आपके जैसे किसी भाई ने मुझे एडवाइस किया, मैंने वहाँ पे प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करवा दिया फादर साहब से। भाई मुझे पता है वो अब जाके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 1.5 साल बाद। उसमें दो प्लॉट खरीदे थे, एक तो निकाल भी दिया हम लोगों ने उसमें बीच में, तो प्रॉफिट लिया 1 साल के अंदर 4 लाख का प्रॉफिट लिया था। और अब वो ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ चल बन गया पड़ोस वाला बगल वाला प्लॉट, अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, हाँ हाँ ठीक है, अब खुश हुए वो जाके। 2-2.5 साल का मुझे पता है वो मेरे लिए कैसा रहा। जब भी उस रोड से निकलना, निपुण जरा उधर से ले ले गाड़ी, मुझे चेक करना है वहाँ क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन, ये बिल्कुल रहता है। अभी भाई हम लोग बात कर रहे थे ना कि डेवलपमेंट जीरकपुर में, मोहाली में, चंडीगढ़ में भयंकर हो रखी है। बिल्कुल। जीरकपुर के अंदर भाई एक प्रॉब्लम जो मैं खुद फेस करता हूँ, चाहे मैं बिल्कुल पास में रह रहा हूँ, लेकिन ट्रैफिक, वाटर लॉजिंग जो अभी मॉनसून में इतनी भयंकर हो रखी है, इसके बावजूद जनता कर रही है जीरकपुर में इन्वेस्ट। ओके, सो दिस इज वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन अबाउट द जीरकपुर मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट। जीरकपुर के बारे में जब भी हम बात करने जाते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, तो सब क्लाइंट्स का ऑलमोस्ट 90-80% क्लाइंट्स का ये रिव्यूज़ होता है कि हमें जीरकपुर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बेशक ये सस्ती प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमारे बजट के अंदर मिल जाती है, बट हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी ड्यू टू वाटर लॉगिंग एंड मोर ओवर जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। सो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली क्लाइंट्स को ये चीज़ें समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या वो सुनना नहीं चाहते, या उनको ऐसा लगता है कि ये हमें मैनिपुलेट करेंगे। सबसे मेजर चीज़ ये है कि देर आर डिफरेंस बिटवीन ओल्ड जीरकपुर एंड न्यू जीरकपुर। जो ओल्ड जीरकपुर के अंदर तो वैसी स्पेस नहीं है किसी भी डेवलपमेंट की, तो आज का जो जीरकपुर है, जो पुराना जीरकपुर था, उसमें बहुत मेजरली डिफरेंस, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। कैसे? जो आज का जीरकपुर है वो चंडीगढ़ अंबाला हाईवेज के ऊपर डेवलप हो रहा है। देन एयरपोर्ट रोड, अगर आप अवेयर हो गए एयरपोर्ट रोड के बारे में, जो कि न्यू चंडीगढ़ से होते हुए, जिसको हम रिंग रोड बोलते हैं, 200 फीट वाइड रोड, आजकल बहुत क्रेज है लोगों को एयरपोर्ट रोड पे इन्वेस्टमेंट करने का। वो क्यों है? क्योंकि अगर आप बात करो चंडीगढ़ की, मोहाली की, जो इंटरनल जो ओल्ड मोहाली है या ओल्ड चंडीगढ़, वहाँ पे स्पेस है ही नहीं डेवलपमेंट की। अगर वहाँ पे कुछ स्पेस अवेलेबल भी होगी, वो उसकी जो प्राइस है डेट इज़ वेरी हाई, मोर देन 100 CR पर एकड़। सो यहाँ पे आज जो मोहाली के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, तो वो अराउंड एयरपोर्ट रोड हो रही है, जो कि न्यू चंडीगढ़ से कनेक्ट करते हुए देन मोहाली, देन आगे फर्दर न्यू जीरकपुर, जिसको हम एयरपोर्ट रोड जीरकपुर का एरिया बोल देते हैं, देन वो आगे कनेक्ट करते हुए पंचकुला से होते हुए देन इट विल कनेक्ट टू कालका शिमला हाईवे। बिल्कुल। तो इस रोड के ऊपर आपका न्यू मोहाली, देन चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ जिसको हम बोलते हैं, देन न्यू जीरकपुर भी, ये एक लोगों को अभी तक क्लियर नहीं है, मैं आपके माध्यम से सबको क्लियर करता हूँ कि एक न्यू जीरकपुर भी है, जिसको एयरपोर्ट रोड पे बोला जाता है, कि जो कि डेवलप हो रहा है मल्टीपल एमिनिटीज़ के साथ। उसकी जो लोकेशन है इट इज़ वेरी गुड, वहाँ पे वाटर लॉगिंग की कोई भी समस्या नहीं है। सबसे मेजरली चीज़
आपके बजट के अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है और आप भी एयरपोर्ट रोड के ऊपर आ जाती है। वो अप्रिशिएट भी बहुत भयंकर करेगा। वो एप्रिसिएशन भी उसमें 101% आएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ मल्टीपल स्टेट कनेक्टिविटी। क्योंकि आपको ओल्ड जीरोपुर के अंदर जाना ही नहीं है। लेट्स से अगर आप दिल्ली अंबाला की साइड से आ रहे हो तो आपको क्या है, पहले ओल्ड जीरोपुर फ्लाईओवर के नीचे से पारसडन टाउन होते हुए निकलना होता था कालका शिमला हाईवे की तरफ। फर्दर अगर आप आज के टाइम में कनेक्टिविटी चेक करो, आज तो डिजिटलाइजेशन में सबको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप गूगल पे जाके चेक करो, जो सेकेंड फेज के बाद जो थर्ड फेज इंट्रोड्यूस हुआ है एयरपोर्ट रोड का, इट विल कनेक्ट टू कालका शिमला हाईवे बाया पंचकुला 2021 सेक्टर, जो उसका बैक पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है ना, तो उसको लोगों को प्रॉपर गाइडेंस देना चाहता है। उनको ये होता है कि क्लाइंट अगर जीरोपुर के अंदर नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे, वो आगे किसी और जगह उसको मोल्ड कर देते हैं। बट वी एज ए प्रॉपर्टी 13 हम पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझते हैं, बजट समझते हैं, फर्दर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर वो खुद रहना चाह रहे हैं, पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आप क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। अब आप रैप अप करते हैं पॉडकास्ट को। बस एक लास्ट चीज, कोई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कोई एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ट्राई सिटी मार्केट को लेके रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप जनता को बताना चाहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है अगेन निपुण जी आपने। सो ट्राई सिटी के अंदर आप अगर रियल एस्टेट की डेवलपमेंट देखें, वो ज़्यादातर एयरपोर्ट रोड जो है मोहाली की या जीरोपुर की, उसके आसपास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। रीज़न इज़ दिस बिकॉज यहाँ के जो एयरपोर्ट रोड के आसपास आप देखोगे कि एरो सिटी आई ब्लॉक के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल अगेन इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि अपोलो हॉस्पिटल के नाम से है, जो कि दिल्ली की सबसे बड़ी हॉस्पिटल की चेन में से एक है। देन जितना भी एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए आईटी कंपनीज जो कि पुणे, बेंगलोर और गुड़गांव से ऑपरेट करती थी, वो सारी ट्राई सिटी के अंदर शिफ्ट हो रही हैं। इसके अलावा इन्फोसिस का पूरा एक सेक्टर मोहाली के अंदर बनने जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो जितने भी लोग ज्यादातर ट्रैवल करते हैं वो दिल्ली से ट्रैवल करते हैं, नॉर्थ रीजन कंट्री हो या डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो। जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है, बहुत टाइम से इसको टाइम लग रहा था परमिशंस के लिए, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज चल रही थी। अभी के टाइम में ऑलमोस्ट 70-80% जो उसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आने वाले 2-3-4 साल के अंदर ये फुली फ्लेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जितने भी आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, जो इंटरनेशनल मीटिंग्स हैं, या जितना एम्प्लॉयमेंट हब है, स्टूडेंट हब है, या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो हुई हैं पिछले 7-8 साल 10 साल के अंदर अंदर। तो ट्राई सिटी मार्केट आफ्टर, अगर मैं बात करूं जो भी मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज़ हैं, उसके बाद जो ट्राई सिटी की रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत अच्छी ग्रो हुई है। जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ट्राई सिटी के अंदर, वो एयरपोर्ट रोड के आसपास या जो भी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड बजट, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं भाई, ये जनरली मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई होप ऑडियंस को भी मज़ा आए ये सब चीज़ें सुन के। एंड अब हम रैप करते हैं आज के पॉडकास्ट को। तो ऑडियंस, आई होप आपको मज़ा आया होगा आज की कन्वर्सेशन सुन के। रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ नए फैक्ट्स आपको पता चले, और अगर आप ट्राई सिटी, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी 13 से कनेक्ट कर सकते हो। इनके सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कोशिश करेंगे यहाँ पे भी हाईलाइट हो जाएं अगर मेरे एडिटर देख रहे हैं तो। बाकी जुड़े रहिए पेज टॉक पॉडकास्ट स्टूडियो के साथ, और नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ना कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आएंगे, कुछ और नए गेस्ट के साथ, कुछ नई बातें। सो स्टे ट्यून्ड।